जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर एक बार फिर आपके सामने दो दो कारणों से आज मुझे आना पड़ा आपसे बातचीत करने के लिए। एक कारण तो यही है कि आजकल स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। बड़ी चर्चाएं हैं, मीडिया से लेकर अखबारों तक हर जगह बातचीत हो रही। सोशल मीडिया पे भी हमारे ढेर सारे मित्र सक्रिय हैं। और दूसरा कि अभी हमारे सदन का बजट सत्र प्रारंभ हो गया। तो ये जो बजट सत्र है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है, एक आम नागरिक की हैसियत से, एक आम व्यक्ति की हैसियत से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बजट में होता क्या है। तो जो बजट की प्रक्रिया है, जो लोकसभा में बजट की प्रक्रिया संपादित की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रयास है कि इस पे थोड़ा बात करें। और दूसरा ये कि अडानी कंपनी वाला क्या इशू है, ये भी बड़ी चर्चाओं में है। तो बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में चीजें आपको बताई जा रही हैं जो आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक आसान भाषा में इस पूरा मामला आपको हम बताने की कोशिश करें। बहरहाल, तो पहले हम बात कर लेंगे कि जो हम लोगों का बजट है, इसकी पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है, संसदीय प्रक्रिया क्या है। देखिए, दो कारणों से महत्वपूर्ण होगा। पहला कि एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है, चाहे हम प्रतियोगी छात्र हों या ना हों, लेकिन फिर भी मन में जिज्ञासा होती है कि बजट आखिर संसद में जब आता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। और अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा थोड़ी और होनी चाहिए। तो आज हम इस विषय पे आपसे बात करेंगे और संक्षेप में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिनेरियो आपको हम समझाएं कि बजट की संसदीय प्रक्रिया क्या होती। तो ध्यान रखिएगा, बजट चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे दुनिया के किसी देश में हो, बजट में एक चीज तो कॉमन होगा। एक होगा आय और एक होगा व्यय। ये तो हर बजट में होगा, तो हमारे बजट में भी होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी आय और व्यय। तो हमारे संविधान में भी ये प्रावधान बनाया गया होगा, हमारे देश में भी ये प्रावधान बनाया होगा कि भाई सरकार कैसे कैसे आय सृजित करेगी और सरकार कहां कहां पैसे को खर्च करेगी। यही कुल मिला के तो बजट है। तो जरा ये देखते हैं कि आखिर ये संसद में, लोकसभा में जो अभी देख रहे हैं, एक विशिष्ट बजट सत्र हम लोगों का शुरू हो गया। इस सत्र में बजट के साथ कौन कौन सी प्रक्रिया चलेगी और किस प्रक्रिया के बाद हम लोग मान लेंगे कि हम लोगों का बजट पारित हो गया। तो एक प्रक्रिया है बेटा, यानी बजट पूरा एक प्रोसेस के तहत होता है। तो हम उस पूरे प्रोसेस को एक साधारण भाषा में आम व्यक्ति के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी होंगी, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बजट फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो ये पहली शर्त है कि बजट हर हाल में लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होगा। तो कहते हैं कि बजट सदन में जो रखा जाता है, लोकसभा में जो प्रस्तुत किया जाता है, वो कार्यपालिका की ओर से लाया जाता है, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। इसका चरण क्या क्या है, जरा सा समझने की कोशिश करेगा। तो पहला जो चरण है बजट प्रस्तुत करने का, उसका नाम ही है बजट का प्रस्तुतिकरण। हम एक एक चरण का नाम लिख रहे हैं बेटा, 2-2 मिनट हम आपसे बात कर ले रहे हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वित्त मंत्री लोकसभा में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करते हैं। इस बार भी 1 फरवरी को प्रस्तुत होगा। बजट प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत होने के बाद बजट की प्रतियां, कॉपीज सम्मानित सदस्यों को दिया जाता है और इसके बाद वित्त मंत्री कुछ अभिभाषण करते हैं, बजट पे बताते हैं कि हमारा क्या क्या लक्ष्य है, क्या क्या टारगेट है, जिसको हम लोग बजट का अभिभाषण कहते हैं, बजट पे स्पीच कहते हैं। वो जो प्रस्तुत हो जाता है तो फिर सदन की कार्रवाई को बंद कर दिया जाता है 2 से 3 दिनों के लिए। फिर से सुनिए, ये बजट का पहला चरण है। क्या बेटा? बजट का प्रस्तुतिकरण। क्या होता है इसमें?
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं तथा बजट पे अभिभाषण देते हैं। जैसा आपने भी 1 फरवरी को टीवी वगैरह पे देखा होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पे अभिभाषण दिया। उसके बाद सदन की कार्रवाइयों को 2 से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। क्यों? प्रक्रिया यह मान ली जाती है कि जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, पक्ष विपक्ष, ये बजट की प्रतियों का अध्ययन करेंगे और तब सदन में आके इस पर बात करेंगे। तो 2 से 3 दिनों के अवकाश के बाद फिर दूसरा चरण शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य चर्चा। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए भी लगभग 2 से 3 दिन निर्धारित हैं। तो बजट प्रस्तुत हो गया, 2 दिनों की छुट्टी हो गई, सदन की कार्रवाई, फिर सदन की बैठक हुई। सदन की बैठक हुई तो क्या हुआ? सामान्य चर्चा शुरू हुआ। तो सामान्य चर्चा में क्या होता है, जरा इसको सुनिए ध्यान से। सामान्य चर्चा में जो विपक्ष होता है वो सरकार के ऊपर हमलावर होता है। बजट चाहे अच्छा हो, बजट चाहे बुरा हो, विपक्ष हमेशा वो जगह ढूंढता है जहां से वो सरकार की आलोचना कर सकता है। लेकिन बजट के सामान्य मुद्दों पे बात होती है कि बजट किसानों के लिए है, बजट उद्योगपतियों के लिए है, बजट अच्छा है, बजट बुरा है, इस सब मैटर पे बात होगी, किसी तकनीकी विषय पे बात नहीं होती। 2 से 3 दिन इसके लिए निर्धारित है। तो जब ये सामान्य चर्चा का समय पूरा हो जाता है तो फिर तीसरा चरण शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनुदानों पर मांग। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिमांड ऑन ग्रांट। ये तीसरा चरण शुरू होता है। बड़ी मजेदार बात है कि इसके लिए कुल 26 दिन निर्धारित हैं। कितने? 26 डेज निर्धारित है। डिमांड ऑन ग्रांट के लिए कुल कितना? 26 डेज निर्धारित है। इस चरण में क्या होता है, थोड़ा इसको समझिएगा। इस चरण में वित्त मंत्री अब बारी बारी से विभागों की मांगों को सदन में रखते हैं। यानी जितने भी बजट के विभाग में बांटा गया होगा उनको बारी बारी से सदन में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड ऑन ग्रांट, जिसको अनुदान कहते हैं। जब रेल बजट सम्मिलित नहीं हुआ था तो कुल 109 अनुदान मांगे होती थी। यानी रेल बजट के पहले कुल मिला के कितना? 109 अनुदान मांगे होती थी, जिसमें 103 अनुदान मांगे सामान्य खर्चे के लिए और 6 अनुदान मांगे रक्षा के लिए होती थी। अभी तो रेल बजट भी साथ में जोड़ गया। मुझे लगता है कि एक वीडियो पे मैंने आपसे चर्चा किया था कि रेल बजट और सामान्य बजट एक हो गया। बहरहाल अब जरा आप बताइए कि 26 दिन में रेल बजट के साथ साथ कुल 109 अनुदान मांगे प्रस्तुत होनी है। तो होता क्या है कि वित्त मंत्री एक अनुदान मांग को प्रस्तुत करते हैं, उस पर सदन में चर्चा होती है, डिबेट होती है, सिर्फ उसी अनुदान मांग पर, अन्य किसी विषय पर नहीं। जब चर्चा हो जाती है तो फिर उस पर मतदान होता है। और मतदान में आपको पता है कि भाई सरकार बहुमत में है लोकसभा में तो पारित हो ही जाना है। ये प्रक्रिया 26वें दिन तक चलती रहती है और 26 दिनों तक सभी अनुदान मांगों को पारित कर लिया जाता है। बीच में और भी तकनीकी प्रक्रिया है, किसी दिन बात करेंगे आपसे, लेकिन मोटा मोटा थोड़ा समझिए कि तीसरे चरण में वित्त मंत्री क्रमशः बारी बारी से एक एक अनुदान मांग को प्रस्तुत करते हैं, उस पर चर्चा होती है, डिबेट होती है, अगर आवश्यक होता है तो उस पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, फिर अंत में होता है मतदान, वो पारित हो गया। जब वो पारित हो गया तो फिर अगली अनुदान मांग प्रस्तुत करेंगे, अगली अनुदान के मांग के साथ भी सारी प्रक्रिया फिर होगी। ऐसे ही 26 दिनों तक पूरी प्रक्रिया चलेगी और 26वें दिन सभी अनुदान मांगों को पारित हो जाना चाहिए। अभी तो एक नई प्रणाली आ गई है बेटा, लेकिन उसके पहले होता ये था कि 26वें दिन अगर कोई अनुदान मांग प्रस्तुत नहीं हो पाई, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, तो गिलोटिन के माध्यम से सभी अनुदान मांगों को पारित मान लिया जाता था। अभी उसका समाधान ढूंढ लिया गया है, विभागीय समितियां बनाई जाने लगी हैं, किसी दिन बात करेंगे विस्तार से आपसे। 12 जब सारी अनुदान मांगे प्रस्तुत हो जाती हैं, सारी अनुदान मांगे पास हो जाती हैं, तो फिर अगले चरण की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला चरण है विनियोग विधेयक।
ये बजट का चौथा चरण है, इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 114, इसमें इस बात का उल्लेख है विनियोग विधेयक का। ये विनियोग विधेयक क्या होता है बेटा? इंग्लिश में इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। इसमें क्या लिखा है जरा मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए ध्यान से। बिना विनियोग विधेयक पारित हुए संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, धन आहरित नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ एक फंड है ना बेटा जिसका नाम है संचित निधि, बोले तो संचित निधि से जो धन निकाला जा सकता है, संचित निधि कहाँ है? आर्टिकल 2661 में है इसका उल्लेख। तो सारा पैसा देश का जो सबसे बड़ा वाला जो खाता है, देश का सबसे बड़ा वाला जो अकाउंट है देश का, वो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है। संचित निधि से धन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि विनियोग विधेयक लोकसभा से पारित न हो जाए। तो जब ये पारित हो जाता है तो आप ये समझ लें जैसे बैंक के विड्रॉल फॉर्म पे आपने दस्तखत कर दिया, सब कुछ भर लिया, बस वैसी अनुमति हो जाती है विनियोग विधेयक पारित होने। अगर आप नोटिस करें तो एक बात समझ में आ रही है, ये जो विनियोग विधेयक है यहां तक, ये चारों चरण तक सिर्फ खर्च करने की बात हो रही है। और मैंने कहा कि बजट में दो पक्ष होता है, आय और व्यय। तो चारों चरण तक अभी तो व्यय की बात की गई, आखिर पैसा कहां से आएगा? और पैसा आएगा नहीं तो पैसा खर्चा कहां से होगा? तो इसीलिए पांचवा चरण शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? वित्त विधेयक। क्या कहते हैं बेटा? वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल कहते हैं, आर्टिकल 117। तो वित्त विधेयक में कुछ और नहीं होता है। वित्त विधेयक में सरकार सिर्फ उन उपायों को बताती है कि जिन उपायों से सरकार के पास पैसा आएगा। तो खर्चा भी हो गया और पैसा आ भी गया, तो आय भी हो गई और व्यय भी हो गई। तो ध्यान से सुनिए, वित्त विधेयक के पारित होते ही बजट पारित मान लिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया में समय लगता है बेटा। तो पूरे जो बजट सत्र अभी चल रहा है, पूरे बजट सत्र में यही ड्रामा होगा। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित हो जाएगा वैसे ही बजट को पारित मान लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बजट पे आपका दृष्टिकोण थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा। तो आज तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा और अडानी वाले मैटर पे हम आपसे फिर बात कर लेंगे, ठीक है? तो एक अलग इशू है, एक सामाजिक विषय है, उस पर हम चर्चा आपसे करेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू, थैंक यू।